हेलो हेलो। हाँ कर दो। पहले मत किया करो जो। सभी प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होगे। प्रेरणा लारोकर बहुत बढ़िया, कुमारी नेहा हैं, लक्ष्मी हैं, शुरबी मिश्रा हैं, रूबी चौधरी हैं, नरिंदर हैं, नेहा गोलियान हैं, अखिलेश प्रजापति हैं, देवेंद्र छोकन हैं, ग्रीस राजपूत हैं, अटमास है, नवीन कुमार हैं, मोनिका हैं, छवि सैनी हैं, प्रिंस यादव हैं, नितेश यादव हैं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे क्लास से जुड़ेंगे। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंस मतलब वित्त और बेटा मार्केट का मतलब बाजार, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चे वित्त का बाजार। यहां पैसे का लेन देन होता है, ऐसा बाजार। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बैंकिंग की बची हुई हैं, उन्हें डिस्कस करके फिर आगे की चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बच्चे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उन्हें सरकार अपना बना लेती है, उन्हें गवर्नमेंट का कर देती है, सरकार अपना बना लेती है, अपने अंडर में ले लेती है। और राष्ट्रीयकरण कब होगा? तो राष्ट्रीयकरण तब माना जाएगा बेटा जब किसी प्राइवेट संस्था में सरकार का हिस्सा, सरकार का शेयर, सरकार का हिस्सा कितना हो बच्चे? जब सरकार का हिस्सा मोर देन 50%, 50% से अधिक हो, तो उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं बेटा? राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जब किसी संस्था में सरकार अपना हिस्सा 50% से ज्यादा बढ़ा देती है तो उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कहते हैं। और अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में 2 चरणों में हुआ, 2 स्टेप्स में, 2 फेजेस में हुआ। कितने चरण में बेटा? 2 चरण में हुआ, 2 फेजेस में हुआ। कब कब हुआ है तो एक बार देख लेने, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक हुआ था बच्चे आपका कब? 69 में, 1969 में, ठीक है ना भाई, 1969 में। और बेटा एक हुआ था आपका 1980 में, 1980 में। बात समझ में आ रही है? तो जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय कितने बैंकों को प्राइवेट से सरकारी बनाया गया? 14 बैंकों का। एग्जाम में पूछता है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो आपका आंसर आएगा बेटा यानी कि 14 बैंक। 1980 में फिर दोबारा से कुछ प्राइवेट बैंकों को सरकारी बनाया गया और उन बैंकों की संख्या थी बेटा 6। ठीक है ना भाई? तो 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा 6 बैंकों को प्राइवेट से फिर सरकारी बना दिया गया। ठीक है ना भाई? सर आरआरबी की स्थापना पहले हुई है, नाबार्ड से पहले आरआरबी को कौन कंट्रोल करता था? देखो भाई 12 जुलाई 1982 में आया। पहले की बात करूं तो पहले ये अपने आप में स्वायत्त बैंक थे, स्वयं सेल्फ देखते थे सारी चीजों को। लेकिन जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो नाबार्ड के अंडरटेक कर दिया गया इन्हें। ठीक है ना? चलो 1949 में तो आरबीआई का हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा वो सिंगल वो केंद्रीय बैंक है हमारा, उसलिए से राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं मानते आरबीआई को। ठीक है ना? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है लेकिन उसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में नहीं रखते हैं। किसको? आरबीआई को। तो ये बात ध्यान रखनी है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ बेटा। कब बेटा? ध्यान रखना है 1969 में। और उस समय के जो गवर्नर थे आरबीआई के, इस समय जो आरबीआई गवर्नर, इन दोनों के समय बेटा जो 14 बैंक थे और बेटा ये 6 बैंक थे, इन दोनों के समय जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस समय की पीएम रही हैं, इंदिरा गांधी। ठीक है ना भाई? ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखनी है मेरे दोस्त, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इस समय जो गवर्नर थे आरबीआई के, गवर्नर कौन थे? तो ध्यान रखना है एल के झा। क्या नाम है बेटा? एल के झा। एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे इस समय। और अगर मैं बात करूं जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तब हुआ, तब कौन थे बच्चे? तो तब ध्यान रखना है इस समय एल के झा हैं और इस समय थे आईजी पटेल, आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है।
ठीक है ना, कब कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए। मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं है बेटा, और आधे घंटे बाद आ जाना, ठीक है ना भाई। यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। हाँ बेटा पूछे जाते हैं, तभी तो बता रहे हैं, ऐसे कोई इंजॉयमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करें तो बच्चे इतनी चीज ध्यान रखनी है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ है। वर्तमान में पब्लिक सेक्टर, सरकारी या फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या पूछे, ठीक है ना भाई। वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। राष्ट्रीयकृत, जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, बैंकों की संख्या कितनी है। तो भैया ध्यान रखना है, आपसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या पूछे तो कितना बताओगे, 12। और जो राष्ट्रीयकृत होते हैं वो सरकारी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं प्रेजेंट में, जिन्हें हम कहते हैं बेटा पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या भी बच्चे 12 है, 12 है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक बात समझ में आ गया है। पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी है बेटा, 12। सरकारी पूछे या फिर राष्ट्रीयकृत पूछे 12 है। अब बात करें बच्चे, भारत में विमुद्रीकरण कब कब हुआ है। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन जिसे कहते हैं, नोटबंदी। भारत में विमुद्रीकरण, नोटबंदी, विमुद्रीकरण बोलते हैं बेटा हिंदी में, ये अंग्रेजी में बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन, जिसे आप नोटबंदी कह देते हो कई बार। नोटबंदी क्यों करती है सरकार, तो नोटबंदी का उद्देश्य होता है बेटा काला धन समाप्त करना, आतंकवादी गतिविधि रोकना, ठीक है ना। ये सारे उद्देश्य होते हैं नोटबंदी के। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, नोटबंदी भारत में अब तक भारतीय इतिहास में कितनी बार हुई है, 3 बार नोटबंदी हुई है, 3 बार, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता के बाद कितनी बार हुई, स्वतंत्रता के बाद हुई है बेटा 2 बार, ठीक है ना भाई। आजादी के बाद 2 बार। तो नोटबंदी भारत में कब कब, नोटबंदी का मतलब जो नोट चल रहे हैं उन्हें बंद करके नए नोट जारी करना। पहली बार हुई थी फर्स्ट टाइम बेटा 1946 में, 1946 में, 1946 में, ठीक है ना भाई। दूसरी बार भारत में सेकेंड टाइम नोटबंदी हुई थी बच्चे, यानी कि ये तो स्वतंत्रता से पहले हो गई क्योंकि भारत 1947 में आजाद हुआ। ये हुई थी 1978 में, मोरारजी देसाई के समय। और बेटा अभी जो तीसरी बार हुई है नोटबंदी, थर्ड टाइम बार, वो हुई है 8 नवंबर 2016 में। भाइयों और बहनों, आज से 1000 और बेटा आपके 500 के नोट जो है वो अवैध घोषित हो गए हैं, ठीक है ना भाई। ग्रुप डी वाले बैच में सीआरआर कितना डिवाइडेड करके बताया था, इसमें कुछ 200 करोड़। ओ भैया कौन सा सीआरआर 200 करोड़ बता दिया मैंने, सौरभ सिंह। ज्यादा बेटा बोलने से पहले ही सोच लिया करो कि क्या बता रहा हूं मैं। हो सकता है इंसान मैं भी हूं आपकी तरह कि बोलने में कई बार क्या हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है भाई। मैं भी कोई भगवान तो हूं नहीं कि सारी चीजें माइंड में एज इट इज लिखी हुई हैं। कई बार हो सकता है कि बोलने में मुझसे मिस्टेक हो गई हो या लिखने में मिस्टेक हो गई हो, बोला सही हो तो वो बताओ मुझे आपकी क्या गलत है, ठीक है ना। लेकिन चीजों को थोड़ा समझो कि गलत पढ़ा दिया बेटा, गलत आप कहीं भी चेक करो क्या गलत पढ़ा है बताओ। हो सकता है कि भाई कोई पॉइंट मुझसे गलत भूल गया हो, मैं ये नहीं कहता कि हाँ मैं देवता हूं भगवान हूं मेरे से गलती नहीं हो सकती है, ठीक है ना। गलती तो एक नेचर है इंसान का स्वाभाविक सा, ठीक है ना भाई। बात क्लियर है ना। तो सौरभ जी क्या गलत है आप मुझे डाउट ग्रुप में भेजिएगा, और नहीं भेजा तो बेटा एक मुक्का आपको मेरी तरफ से गिफ्ट में, ठीक है ना भाई। चलो बात क्लियर है। तो ये तो हो गई बेटा नोटबंदी। नोटबंदी क्यों की जाती है, काला वाला धन बेटा वापस लाने के लिए, ये वो सारी चीजें। एक होता है बेटा अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन। तो मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है डिवैल्यूएशन, यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू को कम कर देना। तो जब सरकार जानबूझकर अपने देश की करेंसी की वैल्यू को किसी दूसरे देश के कंपैरिजन में कम कर दे, ठीक है ना भाई।
तो कहने का मतलब क्या है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, सरकार द्वारा जानबूझकर अपने देश की मुद्रा को किसी दूसरी मुद्रा के सापेक्ष उसकी कीमत को कम करना। ठीक है ना भाई, सरकार द्वारा मुद्रा के मूल्य को कम करना। ठीक है ना भाई, कम करना, मुद्रा की वैल्यू कम कर दी है अपने देश की। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपसे कि भैया जब भारत आजाद हुआ ना 1947 में, 1947 में, तब एक भारत के रुपए की कीमत जो है बच्चे वो एक यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर के बराबर थी, $1 के बराबर थी। यानी कि भारत का ₹1 और अमेरिका का $1 बराबर कीमत का होता था 1947 में। वर्तमान की बात करूं बच्चे 2022 में, अब क्या सीन चल रहा है बेटा, वर्तमान में भारत के ₹80 अमेरिका के $1 के बराबर हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, यानी कि अब भारत के ₹80 की कीमत बेटा $1 के बराबर हो गई है। ठीक है ना भाई। पर सर नोटबंदी में शोषण भी तो गरीबी का किया जाता है, अखिलेश प्रजापति। भैया वो पूछेगा एग्जाम में आपसे कि कब कब नोटबंदी हुई है, क्या क्या शोषण हुए हैं, वो बात नहीं पूछता एग्जाम में आपसे। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। तो सरकार जानबूझकर अपने देश की करेंसी की वैल्यू को, अब मान लो ये चल रहा है सरकार की खोपड़ी में आएगा भैया कि भैया ऐसा एक काम किया जाए कि अभी इतना चल रहा है ₹80, सरकार कह दे कि हमारे ₹100 की कीमत होगी अमेरिका के $1 के बराबर। बात समझ में आई, यानी कि अपने देश की करेंसी की वैल्यू कम कर रही है सरकार जानबूझ के। ठीक है ना भाई। तो हुआ क्या है, देखो आज के समय में जो ये वैल्यू डिसाइड होती है ना, डिसाइड जो होती है वो होती है फ्लोटिंग रेट पर। फ्लोटिंग रेट मतलब बच्चे किसी देश की करेंसी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी डिमांड है, कितनी मांग है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कभी भी जब विदेशी व्यापार होता है तो डॉलर में होता है बेटा, ज्यादातर मैक्सिमम डॉलर में होता है, क्योंकि डॉलर को माना जाता है कि एक स्थिर मुद्रा है, डॉलर की डिमांड ज्यादा है। तो जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। भारत के रुपए की बेटा कोई देश डिमांड करता है, नहीं करता है, तो इसलिए भारतीय रुपया की कीमत कमजोर है। तो रुपया कमजोर कब होता है, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। और डॉलर मजबूत क्यों होता गया, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। फिर दूसरी चीज क्या है बच्चे, ये कई बार ना मुद्रा की वैल्यू कम होना ये देश के लिए फायदा भी कराती है। सरकार क्यों घटाती है अपने देश की मुद्रा की कीमत, क्योंकि बेटा निर्यात बढ़े। निर्यात बढ़ेगा कैसे, मान लो सीधी सी बात यह है कि भैया अगर अमेरिका का $1 भारत के ₹80 के बराबर है तो इसका मतलब भारत में चीजें सस्ती हैं। अमेरिका वाले $1 खर्च करेंगे और ज्यादा सामान भारत से खरीद लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो सरकार का उद्देश्य क्या होता है मुद्रा की कीमत कम करने का, कि भारत का इंपोर्ट बढ़ जाए। ठीक है ना भाई, इंपोर्ट बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, निर्यात बढ़ जाए। तो भैया मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य पूछा जाता है। उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है, तो उद्देश्य होता है बच्चे निर्यात में वृद्धि करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, निर्यात में वृद्धि। ठीक है ना भाई, निर्यात में वृद्धि करना, यानी कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा कैसे, देखो ध्यान से एक छोटी सी बात समझो, ध्यान से एक छोटी सी बात समझो कि देखो ये चीज समझनी है। ये दो दुकान है आपके मोहल्ले में, एक ये है और एक ये है। ठीक है ना, एक ए दुकान है, एक बी दुकान है। ठीक है ना, आप एक व्यक्ति हो, आपको चाहिए बच्चे चीनी, आपको चाहिए चीनी। एक दुकानदार दे रहा है बेटा चीनी ₹40 किलो और एक दुकानदार दे रहा है चीनी ₹42 किलो। अब आप चीनी 40 वाले से खरीदोगे या 42 वाले से खरीदोगे, बेटा आप खरीदोगे 40 वाले से, क्योंकि ये कम दे रहा है, कम पैसे में दे रहा है। तो जब भी मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो देश में सामान सस्ता हो जाता है। ठीक है ना भाई, सस्ता सामान। बेटा मुद्रा बाजार पढ़ाएंगे सौरभ सैनी, बेटा तुम्हें ना थोड़ा सा ज्यादा ही आगे चलने की आदत है, थोड़ा सब्र रखोगे, पेशेंस रखोगे, समझ में आएगा, नहीं तो वहीं आ जाऊंगा बेटा कमेंट सेक्शन से निकल के। ठीक है ना भैया, आपने पहले डॉलर को ₹84 के बराबर बताया था। बेटा कब बता दिया मैंने डॉलर को 84? मैं आपको बता रहा हूं ये फ्लक्चुएट होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है, स्थिर नहीं है। मैं एग्जांपल मान लो, तुम मेरा आज का चेक कर लेना, खुद से पता चल जाएगा। थोड़ा बेटा एक बुद्धि को भी अगर लगाओगे तो कुछ चीजें समझ में आएंगी, ऐसे ही नहीं। ठीक है ना भाई,
तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, निर्यात में वृद्धि होती है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट। ठीक है ना। अब अगर भारत का सामान दूसरे देश खरीदेंगे तो भारत के पास क्या आएगा, डॉलर आएगा, डॉलर। ठीक है ना, क्योंकि विदेशी व्यापार में ज्यादातर डॉलर इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही है, जिससे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। तो भारत से अगर मैं बात करूं आपसे बच्चे, भारत क्या करता है, भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है। इंपोर्ट का मतलब आयात, इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। अब देखो भाई, हमें चाहिए डॉलर, क्योंकि अगर हम चीजों को मंगा रहे हैं, अपने देश ला रहे हैं, तो बदले में हमें क्या देना पड़ रहा है, डॉलर देना पड़ रहा है। लेकिन अगर ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट भी तो बढ़ना चाहिए, निर्यात बढ़ेगा तभी तो हमारे पास दूसरे देश डॉलर देके जाएंगे हमें। बात समझ में आ रही है ना। एक कह रहे हैं अभिषेक राजपूत, फायदा क्या होगा? बेटा फायदा ही तो बता रहा हूं कि हम मान लो $100 का सामान हम मंगा रहे हैं अपने देश में, $100 का सामान मंगा रहे हैं। बात समझ में आई। तो $100 हमें देने हैं किसी को, तो बेटा हमारे पास डॉलर भी तो होने चाहिए। हमारे पास डॉलर कब आएगा, जब हमारा सामान भी बिकेगा। हमारा सामान कब बिकेगा, जब दूसरे देशों से सस्ता होगा। दोस्तों थोड़ी सी समस्या आ गई, एक साथ पता नहीं क्या हुआ सिस्टम में और क्लास बंद हो गई। अब बेटा दोबारा से क्लास आ गई है वापस जो, तो आप अब दोबारा शुरू कर दो चीज़ों को पढ़ना। तो बात कर रहे थे बेटा कि मुद्रा का अवमूल्यन करने से फायदा क्या होता है। बेटा फायदा यह है कि भारत में चीजें मंदी हो जाएंगी तो चीज ज्यादा खरीदी जाएंगी, भारत का सामान बिकेगा तो भारत में डॉलर आएगा। जब भारत में डॉलर आएगा तो बेटा भारत जब किसी देश से सामान मंगाएगा तो भारत पे भी डॉलर होना चाहिए ना विदेशी व्यापार के लिए। तो भैया पैसे की व्यवस्था विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, कई बार क्या होता है कि विदेशी इन्वेस्टर भी भारत में चीजों को, पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि भारत में चीजें सस्ती हैं, कच्चा माल सस्ता मिलेगा, तो लोग चाहेंगे कि भारत में कंपनी स्थापित की जाए। लोग चाहेंगे, इन्वेस्टर चाहेंगे कि भारत में कंपनी खोली जाए, क्योंकि भारत में श्रम सस्ता है, लेबर सस्ती है। बात क्लियर है ना बच्चे? बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जल्दी से एक बार क्लास से दोबारा से जुड़िएगा, अब सही चलेगी क्लास आपकी। ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई होगी यहां तक, जो मैंने आपको बता रहा हूं कि भैया जो आपका डिवैल्यूएशन होती है, विमुद्रीकरण होता है, सॉरी अवमूल्यन होता है, उससे क्या फायदा होता है, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, निर्यात बढ़ जाता है बच्चे। और बेटा अब तक 3 बार भारत में अवमूल्यन हुआ है, 3 बार अब तक देश में क्या हुआ है, 3 बार अवमूल्यन किया गया है। यानी कि सरकार ने जानबूझ के पैसे की कीमत, रुपए की कीमत जानबूझ के 3 बार गिराई है। कब कब गिराई है बच्चे? एक बार गिराई थी 1949 में, 1949 में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 1949 में। दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के समय। और बेटा तीसरी बार जब भारत में आर्थिक जो आपकी नई आर्थिक नीति अपनाई गई 1991 में, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन 2 चरण में हुआ था, 2 बार में हुआ था। एक हुआ था 1 जुलाई को और एक हुआ था बच्चे आपका 3 जुलाई को, 2 बार में किया गया। तो टोटल मिला के भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ठीक है ना भाई। चलो, नहीं हमारे में नहीं चल रही बेटा, चल रही है, हर्ष वालिया चल रही है, सभी के में चल रही है। तो मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? जिससे कि बेटा क्या हो सके, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके, हमारे देश में निवेश आ सके विदेशों से। ठीक है ना, इसलिए किया जाता है। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। यहां आपका बैंकिंग टॉपिक खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं बेटा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को कहा जाता है बच्चे आपसे वित्त बाजार। वित्त बाजार तो आपने देखा होगा ना, जैसे सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी में सब्जी का लेन देन होता है। ठीक है ना भाई। तो भैया जैसे कि आपका सब्जी मंडी में सब्जी का लेन देन, आपके मोहल्ले में शनिवार बाजार लगता होगा। ठीक है ना भाई। शनि बाजार, गुरुजी मजा आ गया वैसे बार बार अपना नाम सुन के। बहुत बढ़िया सर, दोबारा रिपीट कर दो। हाँ बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में मनमोहन सिंह थे, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है ना।
सर आरबीआई बहुत सारा डॉलर प्रिंट करके पब्लिक को प्रोवाइड कर दे डॉलर। शिवम यदुवंशी, बेटा शिवम तुम कभी सिर के बल जमीन पे गिरे हो? नहीं गिरे हो ना, एक बार गिरो। बेटा डॉलर भारत की करेंसी नहीं है, तो आरबीआई डॉलर कैसे प्रिंट कर देगा? चचा मशीन है डॉलर की आरबीआई के पास? बेटा नहीं है। आरबीआई के अंडर में केवल रुपया प्रिंट करना आता है, डॉलर प्रिंट करना नहीं आता है। ठीक है ना भाई। बेटा मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब है मुद्रा की वैल्यू को कम कर देना। हमारे देश की मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी, दूसरे वाले की ज्यादा है, हमारे देश में चीजें सस्ती मिलेंगी। सस्ती मिलेंगी तो लोग दूसरे देश हमारे देश से खरीदना पसंद करेंगे, सामान बिकेगा हमारा। अब बेटा मान लो अमेरिका में कोई चीज महंगी मिल रही है और भारत में सस्ती मिल रही है, तो आप बेटा भारत से खरीदोगे या अमेरिका से? अमेरिका से। लेकिन अगर कोई सामान अमेरिका में सस्ता मिले और भारत में महंगा हो तो किससे खरीदोगे? अमेरिका से। अमेरिका से जब सामान आएगा तो हम क्या देंगे उसे? डॉलर देंगे। इसका मतलब अमेरिका का डॉलर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे समझना है। चलो बहुत बढ़िया। वित्त बाजार, बेटा जैसे कि शनिवार की मार्केट लगती है, आप शनिवार में वहां लड़कियां जाती हैं, बैग ले लिया और भी बहुत सारी चीज, लिपस्टिक खरीद ली, बेटा ये सारी चीज होगी। लड़के जाते हैं जूते खरीद लिए मार्केट में, शनि बाजार, रवि बाजार, दुनिया भर के बाजार लगते हैं मोहल्ले वाले। ऐसे ही बेटा सब्जी मंडी होती है, वो भी एक बाजार है, वहां सब्जियों का क्रय विक्रय होता है। आप सब्जी खरीदने जाते हो, किसान अपनी सब्जी बेचने आता है सब्जी मंडी में, ठीक है ना? तो ऐसे करके, तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, जो आपका फाइनेंशियल मार्केट होता है, यहां वित्त बाजार के अंदर क्या होता है? वित्त का लेन देन होता है। वित्त मतलब बेटा पैसे का लेन देन, वो भी ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक रूप से। तो वित्त बाजार क्या है? ऐसा बाजार, ऐसी मार्केट, ऐसा बाजार जहां वित्त का लेन देन, वित्त मतलब बेटा पैसा, वित्त का लेन देन, वित्त का लेन देन औपचारिक रूप से होता है, ऑफिशियल तरीके से होता है, औपचारिक रूप से होता है, औपचारिक रूप से होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो फाइनेंशियल मार्केट, वित्त बाजार, वह बाजार है जहां पैसे का लेन देन बच्चे किससे हो? ऑफिशियल तरीके से। सर ये मैंने 12th में पढ़ा था, हर्ष वालिया। बेटा बिल्कुल यहां भी पढ़ोगे, यहां और अच्छे से पढ़ोगे, 12th में भी समझ में ना आया होगा इतना अच्छा, ठीक है ना भाई? तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, अब बेटा ऐसे थोड़ी ना है, मान लो भाई मेरे पास पैसा है, अब मेरे पास रखा रखा पैसा तो बढ़ाना होगा। बेटा मेरे पास अगर पैसा है तो मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा। अब मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं ऐसा तो करूंगा ना कि मैंने एक रेडी पे पैसा रखे और कहे पैसा लगवा लो अपनी कंपनी में, पैसा लगवा लो, पैसा लगवा लो। बेटा ऐसा तो होगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा बढ़े तो मुझे कहीं ना कहीं निवेश करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है बच्चे, एक होते हैं कंपनी वाले, यानी कि भैया दो आदमी हैं, दो आदमी। देखो सीधी सी बात समझो, यहां ये कोई व्यक्ति है, ये कोई काम स्टार्ट करना चाहता है, इसे चाहिए बेटा पैसा, इसे क्या चाहिए? पैसा। और ये एक आदमी है दूसरा वाला, ठीक है ना? इस आदमी के पास क्या है? पैसा है, इसके पास पैसा है, पैसा खूब है। ये चाहता है काम वाम ना करे, अपना पैसा लगा दे, कहीं निवेश कर दे, जिससे कि 4 पैसे का फायदा इसे भी मिले। बेटा इसे पैसे की आवश्यकता है, इसके पास है, इसे आवश्यकता है, पैसा नहीं है, ये काम शुरू कर रहा है अपना कोई। बेटा ये अपना पैसा किसे देगा? इसे देगा। बात समझ में आ रही है ना? ये इसे देगा और बदले में ये ब्याज या कुछ इंटरेस्ट या फिर कुछ हिस्सा लाभ का इसे दे देगा। तो बेटा कहने का मतलब अब ऐसा तो होगा नहीं, पैसे ले लो, पैसे इन्वेस्ट करा लो, इन्वेस्ट, ऐसा थोड़ी ना होगा। आलू ले लो, आलू। बेटा तो ऐसा नहीं होगा, यहां पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, पैसे का ही तो लेन देन हो रहा है। इसे पैसा चाहिए, ये पैसा दे देगा। इसे क्या चाहिए? इसे फायदा चाहिए, तो जो पैसा कमाएगा ये उसका कुछ हिस्सा इसे चला जाएगा। ये होता है वित्त बाजार, ठीक है ना भाई? वित्त बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। बहुत बढ़िया। तो जहां पैसे का लेन देन हो ऑफिशियल तरीके से, उसे फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है, वित्त बाजार कहा जाता है, ठीक है ना भाई? चलो अब ठीक चल रही है बेटा? बिल्कुल चल रही है ठीक, बिल्कुल परेशान ना हो। हां बच्चे बिल्कुल।
तो बात क्लियर हो गई है ना, यहां चीजें समझ में आ गई हैं आपको। अब देखो वित्त बाजार ना, फाइनेंशियल मार्केट बेटा, इसकी दो टांग हैं। वित्त बाजार के दो भाग हैं। वित्त बाजार के, फाइनेंशियल मार्केट के दो भाग हैं। एक होता है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, ठीक है ना भाई। मनी मार्केट, अपना सपना मनी, मनी सुना होगा ना। तो भैया एक होता है आपका मनी मार्केट, मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार। और एक होता है बेटा कैपिटल मार्केट, जिसे बोलते हैं पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब पूंजी बाजार, पूंजी बाजार। तो ऐसा बाजार जिसमें पैसे का लेन देन हो, वो क्या है बेटा आपका वित्त बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है। और फाइनेंशियल मार्केट के भी दो टांग हैं, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो यहां ध्यान से समझना है। मनी मार्केट क्या है? जिसमें वित्त का लेन देन होता हो एक वर्ष से कम समय के लिए, ठीक है ना भाई। तो मनी मार्केट के अंदर वित्त का लेन देन, फाइनेंस, पैसे का लेन देन, वित्त का लेन देन एक वर्ष से कम के लिए होता है, एक वर्ष से कम के लिए होता है, कम के लिए। एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन। तो अगर आपको पैसा उधार चाहिए अधिकतम 364 दिन के लिए, क्योंकि 365 दिन होते ही एक साल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब वित्त का लेन देन यदि एक साल से कम समय के लिए हो रहा है तो उसे कहा जाता है मनी मार्केट। एक कह रहे हैं सर आप मैरिड हो, हर्ष वालिया। बेटा ना होते के तो बेटा हर्ष तेरे से तो फिर भी शादी ना करता मैं, ठीक है ना। तो यार तुझे पढ़ना है मेरे से या मतलब मेरे से प्रेम करना है? इधर बेटा पढ़ने काम करना है। तो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बालक हैं, ना हैं, इन चीजों का क्या मतलब बनता है? दांत निकाल ले ऊपर से। मेरे आसपास होता ना बेटा, पटक पटक के दीवार में मारते 2-3 बार, बुद्धि सेंटर में आ जाती है और पढ़ाई पे ध्यान देते, फालतू की चीजों बिल्कुल नहीं आप। तो यहां पढ़ो बेटा, वित्त बाजार, नहीं तो तुम्हारा बाजार खराब कर देंगे हम। जहां फाइनेंस यानी कि बेटा पैसे का लेन देन एक साल से कम के लिए, एक साल से कम के लिए मुझे पैसा चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा? मनी मार्केट। मुझे अपना पैसा निवेश करना है और वो बेटा एक साल से कम के लिए करना है तो मैं कहां जाऊंगा बच्चे? मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। अब इधर आ जाओ दोबारा, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, जहां वित्त का लेन देन, पैसे का लेन देन एक साल से अधिक के लिए हो, एक साल या एक साल से अधिक के लिए, ठीक है ना। तो जहां वित्त का लेन देन, पैसे का लेन देन, वित्त का लेन देन, वित्त का लेन देन एक वर्ष या अधिक समय के लिए हो, अधिक समय के लिए हो, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब मुख्य अंतर क्या है कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में? ठीक है ना भाई। अंतर यह है कि मनी मार्केट में जो पैसा उधार मिलता है या लिया जाता है या दिया जाता है वो एक साल से कम, अधिकतम 364 दिन के लिए लिया दिया जाएगा। अगर कैपिटल मार्केट की बात करूं, यहां पैसा एक साल से अधिक समय के लिए लिया और दिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो यह अंतर होता है। बात क्लियर है ना? हर्ष वालिया मतलब यार हद हो गई। मतलब तुम चाहते क्या हो यार? आखिर जो पढ़ना है तुम्हें यार, या यहां मतलब शादी ब्याह की बात करनी है? अगर मैं बात करूं बच्चे यहां आपसे, जो मनी मार्केट होता है, मुद्रा बाजार होता है, इसका जो कंट्रोलर होता है या रेगुलेटर होता है, कंट्रोलर, इसको जो कंट्रोल करता है, कंट्रोलर जो होता है, इसका नियंत्रक जो होता है, नियंत्रक आपसे पूछेगा मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कंट्रोल करता है मनी मार्केट को। आपसे पूछेगा पूंजी बाजार का नियंत्रक कौन होता है, कंट्रोलर कौन होता है, कौन कंट्रोल करता है? तो इसका नियंत्रक जो होता है बच्चे वो होता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम है पूंजी बाजार को कंट्रोल करना। बात समझ में आ रही है ना? चलो बात क्लियर है।
अब देखो यहां बिल्कुल शहजादे खान, बहुत बढ़िया बच्चे, देखो पढ़ाई करो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से करो, मैं तो ये कह रहा हूं भाई। तो मैं लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं भाई, हमसे पढ़ो, लेकिन पढ़ना मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपको जहां से भी जो भी चीज समझ में आए आप वहां से करिएगा, ठीक है ना। तो यहां एग्जाम में सीधा सा पूछता है कि मनी मार्केट का कंट्रोलर कौन है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछेगा कैपिटल मार्केट का कंट्रोलर कौन है बच्चे, यहां है सेबी। अब देखो एक बात समझनी है बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे, देखो यहां ना जो वित्त बाजार होता है, वित्त बाजार में मम्मी की कसम खा के काम नहीं चलता। कई बार आप घर में क्या करते हो, आप अपने मतलब दीदी वीदी से, अपनी मम्मी से, पापा से या अपने दोस्त से किसी से पैसे ले लो, पैसे दे दे मुझे, जो मम्मी कसम मैं लौटा दूंगा, 15 दिन में लौटा दूंगा, बाद में लौटाओ ना लौटाओ। तो बेटा वित्त बाजार में मम्मी की कसम खा के तो काम चलेगा ना, कि मम्मी की कसम 10 करोड़ रुपया मेरी कंपनी में लगा दे, मैं तुझे वापस कर दूंगा। तो यहां जो पैसा दिया और लिया जाता है वो कैसे लिया दिया जाता है, मम्मी की कसम खा के तो काम ना चलेगा बेटा। बेटा सेबी मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ अभी समझो, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूं सेबी के बारे में अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो कहने का मतलब बच्चे, वित्त बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में मम्मी कसम खा के काम नहीं चलता, तो फिर पैसे का लेन देन का कोई माध्यम तो होगा बच्चे। यहां प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, बात समझ में आ रहा है। अब प्रतिभूति क्या होती है, अब बेटा कई साल से बताता आ रहा हूं मैं आपको, प्रतिभूति का मतलब होता है, प्रतिभूति का मतलब होता है सिक्योरिटी। बात समझ में आ रहा है ना, सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर मैं पैसा मुझे चाहिए आपसे, तो आप मुझे पैसा दोगे, बदले में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिसकी अपनी एक वैल्यू होगी, वही प्रतिभूति है। जैसे कि कई बार आप क्या करते हो, आपने रिलायंस जियो के शेयर खरीदे, तो आपने रिलायंस जियो के शेयर खरीदे मतलब अपना पैसा जियो में लगाया, बदले में जियो ने अपने शेयर दिए। तो शेयर क्या है, एक प्रकार की सिक्योरिटी होती है, एक प्रकार की प्रतिभूति होती है, ठीक है ना भाई। ऐसे ही बहुत सारी तरीके की प्रतिभूति होती है। एक होता है ट्रेजरी बिल, सरकार जो प्रतिभूति जारी करती है उसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ठीक है ना भाई। तो यहां सिक्योरिटियों को खरीदा और बेचा जाता है, सिक्योरिटियों के माध्यम से व्यापार होता है। मम्मी कसम खा के बेटा यहां पर काम नहीं चलता है। बात क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है ना भाई। तो आप एक पॉइंट लिखोगे कि बेटा वित्त बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। प्रतिभूतियों प्रतिभूति मतलब बेटा सिक्योरिटीज को। ई सिक्योरिटीज क्या हो, मैं ज्योति ठाकुर, बेटा जिसमें दिमाग खूब है उसकी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हल्का फुल्का लगाना पड़ता है इकोनॉमिक्स में दिमाग, कतई पैदल आदमी हो दिमाग से बेटा, उसकी समझ में तो कतई नहीं आने का है, ठीक है ना भाई। तो वित्त बाजार में प्रतिभूतियों को सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, खरीदा एवं बेचा जाता है, ठीक है ना भाई, बेचा जाता है। इसके माध्यम से ही तो पैसा मिलता है, मम्मी कसम खा के थोड़ी काम होता है बच्चे। अब जैसे कि मैं बात करूं, मैं हूं, मुझे बेटा मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए पैसा। मुझे क्या चाहिए बच्चे, मुझे चाहिए पैसा। सामने वाला एक व्यक्ति है जिस पर क्या है बेटा, पैसा है। सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, मुझे देगा बेटा पैसा, और बदले में मैं इसे क्या दूंगा बच्चे, बदले में मैं दूंगा इसे प्रतिभूति। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी, बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रतिभूति बदले में मैंने इसे दी है। सन्नी बनना, बेटा सन्नी बनना वित्त बाजार और ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में यह अंतर है कि वित्त बाजार में जो व्यापार होता है वो व्यापार किस लिए होता है, या मतलब पैसे का लेन देन किस लिए होता है। यहां प्राइवेट कंपनी भी है, सरकार भी है, यहां सब कुछ है, ठीक है ना। यहां दुनिया भर की प्राइवेट कंपनी अपने शेयर बेचती हैं। लेकिन ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में केवल आरबीआई वो काम करता है कि आरबीआई प्रतिभूति खरीदता है या फिर बेचता है,
वहां केवल आरबीआई है और यहां पर सब हैं। आप भी चाहो तो बेटा आप भी वित्त बाजार में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बच्चे क्या आरबीआई जो सिक्योरिटी जारी कर रहा है उन्हें तुम खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। आप समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। हां बेटा देखो, प्रतिभूति का मतलब, सिक्योरिटी का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज, ठीक है ना। प्रतिभूति का मतलब सीधा सा क्या है बच्चे? कोई भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, कोई भी क्या होता है? दस्तावेज। और दस्तावेज भी कैसा बच्चे? जिसका मौद्रिक मूल्य हो, जिसका मौद्रिक मूल्य हो, मनी वैल्यू हो जिसकी अपनी। जैसे कि आपने देखा है ना, अगर मैं बात करूं मेरे साथी, जैसे आपने देखा है ना, एक होता है आप जाते हो कि भैया एक काम कर, तू 10 रुपए के स्टाम्प पे लिख दे। मतलब 10 रुपए का स्टाम्प बेटा एक कागज है, एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस स्टाम्प की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। ऐसे ही बच्चे करोड़ों के भी कागज होते हैं जिनकी वैल्यू करोड़ों में होती है, तो वो कितने की प्रतिभूति है? करोड़ों की प्रतिभूति। तो ये जो आपका जो कह लो स्टाम्प पेपर है, वो भी एक प्रकार का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसकी अपनी मनी वैल्यू है। ठीक है ना भाई? एक कह रहा है शायर बाजार भी बताओ, प्लीज प्लीज छायल बाजार बता दो। अरे मेरे बच्चे, मैं छायल बाजार, ऑल भी बाजार जो भी होंगे वो छाले बाजार बताऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सारी चीजें जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया तो बताऊंगा, इतनी सीधी सी बात है। आज ना बताऊंगा तो कल बताऊंगा। तो बात समझ में आ गई? तो प्रतिभूति एक प्रकार के दस्तावेज होते हैं। अब बेटा मनी मार्केट की और ये यहां आपकी कैपिटल मार्केट की अलग अलग प्रतिभूति होती हैं, अलग अलग, एक जैसी नहीं होती हैं। तो भैया मनी मार्केट की प्रतिभूति कौन सी होती है? मनी मार्केट में अलग अलग तरह की प्रतिभूति चलती हैं। और बेटा यहां कैपिटल मार्केट की अलग प्रतिभूति होती है, कैपिटल मार्केट की अलग प्रकार की प्रतिभूति होती है, ठीक है ना भाई। एक होती है जैसे टी बिल जिन्हें बोलते हैं, ट्रेजरी बिल। तो भैया ट्रेजरी बिल को टी बिल कहा जाता है, वैसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं टी बिल। हिंदी में कहते हैं बेटा सरकारी हुंडी। तो हिंदी मत याद रखना, अंग्रेजी में ही पूछेगा आपसे, ठीक है ना। ट्रेजरी बिल एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रकार की प्रतिभूति होती है। कौन जारी करता है इसे? केंद्र सरकार जारी करती है, केंद्र सरकार। तो जब केंद्र सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है तो बाजार में वो एक ट्रेजरी बिल जारी कर देती है, ठीक है ना भाई। एक कह रही है किट्टू दस्तावेज में कुछ लिखा भी होना चाहिए या खाली? बेटा एक बात बताओ तुम मुझे, दस्तावेज जो होगा वो खाली, किसी को सफेद एक पन्ना दे दिया, उसका कोई अर्थ है? भाई दस्तावेज में वो शर्तें लिखी होंगी जो ट्रेजरी बिल की शर्तें होंगी कि भैया ये ट्रेजरी बिल कितने रुपए का है, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीजें लिखी होती हैं ट्रेजरी बिल पर। जैसे कि किसी को चेक दे देते हो बेटा, तो चेक पे लिख के दो ना इतने का चेक है। बात समझ में आई? इस तरीके से। बहुत बढ़िया। तो बात क्लियर है बेटा। ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल मनी मार्केट की प्रतिभूति है, ये 1 साल से कम समय की होगी, ठीक है ना। तो इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड, परिपक्वता की अवधि 1 साल से कम होगी, ठीक है ना। तो सरकार को जब 1 साल से कम समय के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो वो ट्रेजरी बिल जारी कर देती है। जैसे कि मैं 10 रुपए का स्टांप जारी कर दूं, ये 10 रुपए का स्टांप है, मैं कह रहा हूं खरीद लो खरीद लो खरीद लो, 9 रुपए में खरीद लो, 9 रुपए में ले लो। तो इसका मतलब आप क्यों लोगे? क्योंकि बाद में इसमें 10 रुपया मिलेंगे आपको, इसलिए 9 रुपए में ले रहे हो। और बेटा आज आप 10 रुपए मुझे दे रहे हो, 10 का ही स्टांप है, तो आपको क्या फायदा होगा? कोई नहीं। तो जितने पैसे लिखे होते हैं उस पर बच्चे डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट पर सेल की जाती हैं। 10 रुपया रेट है इसका, और मैंने कहा आपसे कि इसमें आप मुझे अभी 9 रुपए दे दो, और 3 महीने बाद आप मुझसे बाद में 10 रुपए का ये पेपर बिक जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये क्या है? 10 रुपए का एक स्टांप ले लो, एक सिक्योरिटी ले लो, ये 9 रुपए में मैंने आज आपको दे दी, बाद में 10 रुपए की बिक जाएगी आपको, ठीक है ना भाई। तो ये है आपका मामला ट्रेजरी बिल। आगे बात करूं बच्चे, और भी कोई चीज होती है क्या? बिल्कुल बेटा,
अगर मैं बात करूं बच्चे, कॉमर्शियल पेपर होते हैं, वाणिज्यिक पत्र जिन्हें कहा जाता है, वो आपको जरूरत नहीं है, मैंने एक आध बता दिया आपको। यहां मनी मार्केट से आपका कुछ नहीं पूछा जाता ज्यादा, बैंकिंग में पूछा जाता है, आपके लिए नहीं है। कैपिटल मार्केट का बच्चे कौन कौन सी सिक्योरिटी होती है, जैसे कि मैं बात करूं आपसे, शेयर होता है, शेयर। शेयर सुनते हो ना, मैंने रिलायंस का शेयर ले लिया है, मतलब बेटा शेयर का मतलब होता है, वैसे हिंदी में कहते हैं इसे अंश या हिस्सा। आपने किसी कंपनी की पार्टनरशिप ले ली है, शेयर मतलब उसमें इन्वेस्ट कर दिया है आपने। तो अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, शेयर जो है, अंश जो है, वो कैपिटल मार्केट की प्रतिभूति है। एक बच्चे बॉन्ड होता है, बॉन्ड, ठीक है ना भाई, बॉन्ड होता है, बॉन्ड। बॉन्ड किसकी प्रतिभूति है, वो भी कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटी है, प्रतिभूति है। एक कह रहे हैं, किशन सिंह कह रहे हैं, ना बिकी तो बेटा तुम पैदा ही गलत हुए, ठीक है ना, वो कहते हैं ना बिकी तो, ऐसा तो बेटा आप पैदा ही ना होते किशन, तो मतलब बेटा ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई। ना बिकी तो मतलब बेटा किसी ने शेयर खरीदे होंगे तो उसकी कीमत कम ज्यादा हो सकती है, ऐसा थोड़ी ना बिके ही ना, आप बेच रहे हो पूरे दिन, भैया ले लो शेयर ले लो, कोई ले ही नहीं रहा है बेटा, इनके प्राइस कम ज्यादा हो जाते हैं, बिक तो ये सब जाती हैं। बात समझ में आ रही ना? हाँ बेटा, शेयर बॉन्ड डिबेंचर अलग अलग होते हैं, इनकी जरूरत आपको नहीं है, बस इतना मैंने आपको बता दिया, उतना समझ जाओ बेटा। कुछ सिक्योरिटी ऐसी होती हैं जिनमें कभी लॉस नहीं होता, कभी नुकसान नहीं होता, जैसे कि ट्रेजरी बिल है, टी बिल में आप इन्वेस्ट करोगे, डिस्काउंट पर बेची जाती हैं। मान लो ये है, ये टी बिल है, ये ट्रेजरी बिल है, सरकार ने जारी करा कि भैया ये है, मतलब 10 रुपए का है, 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, इसकी कीमत है 100 रुपए। अभी अगर आप, सरकार ने कहा कि ये 10% के डिस्काउंट पे है, 10% का डिस्काउंट का मतलब अभी ये 90 रुपए का बिक रहा है, और इसकी जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो 3 महीने, 3 मंथ है, ठीक है ना। तो यानी कि अभी अगर आप इस 100 रुपए के ट्रेजरी बिल को ले रहे हो और ये 10% के डिस्काउंट पे, तो आपको 90 रुपए देने पड़े। बाद में आपको नुकसान होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपको बाद में 100 रुपए का ये बिकेगा ही बिकेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो जो डिस्काउंट बेस्ड होती हैं वहां नुकसान नहीं होता है, लेकिन बेटा यहां कैपिटल मार्केट की जो प्रतिभूति होती है इनमें नुकसान होता है, ठीक है ना भाई। चलो बात क्लियर है बच्चे? तो कहने का मतलब शेयर बॉन्ड ये कहां की है, कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट का कंट्रोलर आपको पता चल गया। मनी मार्केट में 1 साल से कम के लिए पैसे का लेन देन होगा, कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज्यादा के लिए होगा। अब बात करते हैं बच्चे कैपिटल मार्केट के बारे में, ठीक है ना भाई। ये बात करते हैं, या फिर कल ही बात करेंगे बेटा, क्योंकि आज ये होगा ही नहीं, कल पूरा टॉपिक कल ही करवाएंगे, बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई है। सर जी मस्त समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेटा। देखो ऐसा है कि अगर मैं जानता हूं कि बच्चों की समस्या कहां आती है, तो मैं उन सब्जेक्टों को, उन चीजों को क्लियर कर देता हूं, इसलिए समझ में आ जाएगा। सर जी जैसे कि ट्रेजरी बिल सरकार, वैसे ही शेयर बॉन्ड कौन जारी करता है बेटा? कोई भी कंपनी जारी कर सकती है शेयर बॉन्ड, तो ठीक है ना। रिलायंस के भी शेयर होते हैं, और आपका बच्चे एसबीआई के भी शेयर हैं, और भी दुनिया भर की कंपनी है, प्राइवेट कंपनियां भी जारी कर सकती हैं, लेकिन ट्रेजरी बिल केवल और केवल सरकार जारी करेगी। कॉमर्शियल पेपर होते हैं बेटा, वाणिज्यिक पत्र जिन्हें कहा जाता है, ठीक है ना, वो कौन जारी करता है? कॉमर्शियल पेपर जो कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, वो जारी करती हैं, कंपनी। बहुत बढ़िया बेटा। डिस्काउंट बेस्ड होती है, बढ़ नहीं जाता है, डिस्काउंट पे बेची जाती हैं। कोई चीज 100 रुपए की है, ट्रेजरी बिल का प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपए के होते नहीं है, ये करोड़ों में होते हैं, तो यहां आम लोग ज्यादातर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। शेयर मार्केट में या फिर आप कैपिटल मार्केट में कम पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपए है, आपने 100 रुपए का एक शेयर परचेज कर लिया, तो कम पैसा भी इन्वेस्ट हो जाता है। जबकि यहां मनी मार्केट में बेटा ज्यादा हाई अमाउंट चाहिए। मनी मार्केट में पैसा सेफ है, जबकि कैपिटल मार्केट में पैसा सेफ नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कैपिटल मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन रिस्क है। मनी मार्केट में रिस्क नहीं है, क्योंकि वो डिस्काउंट बेस्ड है। बात क्लियर है ना? तो मिलेंगे कल की क्लास में बच्चे। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। कल आगे की चीजों को बताऊंगा अच्छे तरीके से।